पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं और क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं बिहार में चल रहा वोटर का शुद्धिकरण है क्या? क्योंकि ज्यादातर जो बिगड़े बोल आ रहे हैं वो फिर कहीं ना कहीं बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और असम से जाकर जुड़ रहे हैं। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा देखते हैं कि हाल में विवाद हुआ क्या है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री को जेल भेजने का बयान दिया था राहुल गांधी ने, तो उस पर तकरार मच गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के बयान को लेकर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी भूल गए कि देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में खुद ही जमानत पर हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह बात कही। दरअसल राहुल गांधी ने असम दौरे पर कांग्रेस नेताओं से कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेज दिया जाएगा, तो मुख्यमंत्री शर्मा ने इस बयान को राहुल की दुर्भावना और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना बताया। साथ ही मुख्यमंत्री शर्मा ने इसे एक राजनीतिक मंच का दुरुपयोग भी कहा। तो राहुल और हिमंता की इस बयानबाजी के बाद असम की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई। असम के वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम हटाने को लेकर राज्य में जबरदस्त चर्चा है। और देख लीजिए कि इधर बिहार में चुनाव आयोग करा रहा है वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का काम, लेकिन बिहार के वोटर लिस्ट शुद्धिकरण से पश्चिम बंगाल और असम में खासा हलचल है, काफी असर पड़ रहा है वहां। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दे चुकी हैं कई आक्रामक बयान इस मुद्दे पर। आरजेडी के नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस पर हमलावर हैं। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के लगातार आक्रामक बयान आ रहे हैं। तो ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट शुद्धिकरण से कोई बौखलाहट बढ़ गई है और उसी के चलते इस तरह के आक्रामक बयान आ रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर क्या टिप्पणी की थी। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है। क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। राहुल गांधी जी के पूरे बयान को आपने जरूर सुना, क्या कुछ उन्होंने कहा, उस पर विस्तार से तो बात करेंगे ही आज की चर्चा में। लेकिन राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया। उनकी बातें सुनिए। Lost the election, why I spend time on him. Now he is not that important. So he lost, after that he lost series of elections, so why should I spend my time on him? व्यंग्य किया हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि लगातार चुनाव हार रहे हैं, कि मैं अपना समय उनके बयान पर क्यों खराब करूं, और ये याद भी दिलाया कि आप जमानत पर हैं कई मामलों में। खैर, इसी पर आज खास चर्चा के लिए कि क्यों नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं और क्यों ये बौखलाहट है, इसी पर खास चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी। साथ में ऋषि शंकर मिश्रा जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखते हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत ऋषि जी आपका भी। और साथ में हमारे साथ राम कृपाल सिंह सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत। आप ही के पास सबसे पहले आ रहा हूं। राम कृपाल सर, बताइए जरा कि ये लगातार इस तरह के आक्रामक बयान, जेल भेज देंगे नेताओं को, ये ठिकाना लगा देंगे, कोई कहता है पत्रकारों को जेल भेज देंगे, कोई कहता है देख लेंगे, ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है इस देश में? क्या ये इंतजार हो रहा है कि जब कभी हमारे हाथ में सत्ता आएगी फिर से इमरजेंसी जैसा कर देंगे?
ये बातें हो रही है क्या इस देश में अब? लालचंद जी, अभी आपने उनका जो बयान चलाया है, मैं केवल ध्यान से एक चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं जी। उन्होंने हेमंता जी पर आक्रामकता दिखाई, उनकी आलोचना की, लेकिन उन्होंने हेमंता जी को आपके ये कहा कि वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि जेल भेज देंगे और उन्हें न मोदी छुड़ा पाएगा न अमित शाह छुड़ा पाएगा, यानी इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए जो उन्होंने एक तू तड़ाम वाला शब्द कहा है जी, ये अपने आप में बताता है कि फ्रस्ट्रेशन है। वो फ्रस्ट्रेशन राजनीतिक जिसको कहते हैं कि आने वाला समय परिदृश्य बता रहा है, वरना कम से कम शालीनता ये तो होता है कि हम देश के प्रधानमंत्री की आलोचना कितना भी कर लें, लेकिन अगर किसी का व्यक्तिगत रूप से प्रॉपर नाम ले रहे हैं तो मोदी बचा पाएंगे ना अमित शाह बचा पाएंगे। कम से कम विपक्ष के नेता से इतनी उम्मीद तो रखती है कि पाएगा की जगह वो पाएंगे कहेंगे। और अगर ये मिसिंग है जानबूझ करके, ऐसा तो नहीं है कि राहुल जी इतने दिनों से बोल रहे हैं समझ में नहीं आएगा। तो जिस तरह की भाषा है और जिस तरह की शैली है और जिस तरह का बयान है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाला जो राजनीतिक समय है, जो उसके इम्तिहान है, उसके लिए विपक्ष कितना तैयार है ये अपने आप में दिखा रहा है। कहीं ना कहीं एक आशंका, एक डर और एक लंबा दौर चला हुआ है। और जो आज के हालात हैं जिसमें इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, हमारे बब्बर शेर उनको पकड़ करके भेज देंगे, बहुत अच्छी बात है, आप सत्ता में आइए और जो गुनहगार है उसे जेल के पीछे जाना चाहिए जी। लेकिन जब तक अदालत किसी को गुनहगार नहीं कहती है तब तक वो कम से कम कोई भी व्यक्ति हो वो अपना एक प्रतिष्ठा और इज्जत का हकदार होता है। और इस देश का विपक्ष का नेता जो कल को प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी करता है, कम से कम हमें लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में इतनी शुचिता होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने एकदम वैलिड पॉइंट उठाया सर, मेरा भी इस पर ध्यान गया था। और जिस समय राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो मैंने उस समय बोला भी था कि जरा इस बयान को बढ़िया से याद रख लीजिए, अपने जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि हम चर्चा में इस पर जरूर चर्चा करेंगे। ऋषि शंकर मिश्रा जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, और कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं। एक बात रहे ना कि मोदी जाए ना बचा पाएगा, अमित शाह नहीं बचा पाएगा, यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मोदी को लोग डंडा से मारेगा, मोदी भागेगा, इस तरह की चीजें एक सीरीज में है। ऋषि शंकर मिश्रा जी, राहुल गांधी जी को इतनी सी हिंदी तो जरूर आती है, बाकी चीजों पर बाद में बात करेंगे। लेकिन रामकृपाल सर ने बिल्कुल एकदम वैलिड पॉइंट उठाया है। कभी मान लीजिए मैं एकदम थोड़ा सा उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, कोई अगर कहे सोनिया गांधी जी को बिना जी लगाए और कोई कहे कि सोनिया गांधी ये करेगी, भागेगी, कैसा लगेगा बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो पब्लिक लाइफ में जो भी लोग हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, उनको अपने भाषा शैली पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। रामकृपाल जी ने बहुत से एग्जाम्पल गिनाए, आपने भी बहुत से एग्जाम्पल गिनाए। उसमें यदि 2-3 भाषण नरेंद्र मोदी जी का भी जोड़ दिया जाता, 2-3 भाषण अमित शाह जी का भी जोड़ दिया जाता, तो एक समावेशी समीक्षा होती और दर्शकों को भी अच्छा लगता कि भाषा शैली चाहे पक्ष के नेता आप बताइए, इस तरह का तू तड़ाक वाला चीज अगर कहीं पर है तो आप जरा गिनाइए। गिनाइए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? व्यंग्यवान था, सोनिया गांधी के, व्यंग्यवान था, तू तड़ाक नहीं था। सोनिया गांधी मौत का सौदागर किसने कहा था? फिर वही आप तो खून की दलाली किसने कहा था? अरे ये काम ऐसे, मैं यही कह रहा हूं, तू तड़ाक वाली बात और व्यंग करना दोनों अलग चीजें हैं ऋषि शंकर मिश्रा जी, दोनों अलग चीजें हैं। भाषा शैली चाहे वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात हो या नरेंद्र मोदी जी के लिए तू तरह का
जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और मौत का सौदागर? सवाल यह भाषा शैली को लेकर है सर। मैं कह रहा हूं चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, पब्लिक लाइफ में है और इन तमाम नेताओं को अपने भाषा शैली पे ध्यान देना चाहिए। रामकृपाल जी हम लोगों से बहुत वरिष्ठ है, यदि वो उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम जोड़ देते तो मैं यहाँ से खड़े खड़े बैठे बैठे इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा था, मैं वही बता रहा था कि रामकृपाल सर ने क्यों नहीं जोड़ा। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, छोड़िए। इन नेताओं का भाषा शैली ऐसा ही रहेगा, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कैसे बोलते हैं क्या करते हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात असम को लेकर जो राहुल गांधी ने जो कल कहा वो तो सही है। हेमंत बिस्व शर्मा का शिष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। वहां की सरकार के तो आरोप लगाइए ना जी, आरोप भी तो लग रहा है, आरोप लगाइए, साबित कीजिए। मैं बता रहा हूँ ये क्या मतलब है? एसएन सिंह जी यहाँ बैठ करके कहेंगे कि सिद्धारमैया को जेल में डाल दूंगा, सुक्खू को जेल में डाल दूंगा, रेवंत रेड्डी को जेल में डाल दूंगा, ऐसे थोड़े ना होता है। पूरे गांधीवादी तरीके से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। आप लगातार टिप्पणी किए जा रहे हैं। ठीक है बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस में रहते हुए ही अमित शाह जी ने हेमंत बिस्व शर्मा पे चिटफंड घोटाले को लेकर जबरदस्त घेराबंदी की थी और कांग्रेस पे हेमंत बिस्व शर्मा ने दबाव बनाया कि मुख्यमंत्री हमें बनाए। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा जिन पे इस प्रकार के आरोप है उनको मुख्यमंत्री हम नहीं बनाएंगे। तो भाजपा ने ऐसे भ्रष्टाचारियों को गले लगाया। आज देखिए उनके पत्नी से लेके उनके बेटे पे गंभीर आरोप है कि तो किस प्रकार से सरकारी ठेके उनके बेटे उनके पत्नी के कंपनियों को दिया जा रहा है, उनके बेटे के मित्रों को दिया जा रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हमारे देश के गृह मंत्री पे आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? अमित शाह जी पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? होनी चाहिए, आरोपों की जांच होनी ही चाहिए। मैं ठीक 4 बजे आरोपों की जांच बिल्कुल होनी चाहिए सर। सुन तो लीजिए। कितना देर कंप्लीट भी कीजिए। एसएन सिंह जी जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं। सुनाई नहीं पाए कितना देर पूरा लगातार आप ही बोलेंगे। कुछ रह गया तो जोड़ लीजिए, जोड़िए ना, कुछ रह गया तो जोड़िए। कितना मैं ये कह रहा हूं देश के गृह मंत्री पे हमें भी भरोसा है। उन्होंने जो आरोप हेमंत बिस्व शर्मा पे कांग्रेस में रहते हुए लगाया था उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। उसी तरह शिवसेना पर कांग्रेस नेता जो आरोप लगाते थे उसकी भी जांच करवाइए। चलिए एसएन सिंह नहीं अच्छा देखिए इन्होंने कहा कि नेताओं के ऐसे बयान है, मतलब ये नेता नहीं है, मतलब ये कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, इसलिए समय काटने की बात करते हैं। उन्होंने कहा आप चुप रहिए, आपने कहा आप किसी के बीच में नहीं है, आपने कहा अब सुनिए बड़ी अच्छी बात आज आपने कहा कि भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। अगर जहां कांग्रेस का भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है तो निश्चित तौर पे जितनी पार्टियां निकली हैं वो सब आपके भ्रष्टाचार से ही तो शिष्टाचार के रूप में निकली है। टीएमसी का जन्म भी आपके भ्रष्टाचार के नाते हुआ, एनसीपी का भी हुआ। और मैं नहीं है टीएमसी और एनसीपी का बयान देख लीजिएगा और लगातार कमेंट्री करना बंद करिए और सुनिए होता क्या है। सुन तो लीजिए, ये सुन रहे थे, आप सुन लीजिए। मैं तो आपके बीच में मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो खुद ही आधा जेल में है आधा बेल में है वो दूसरे पे टीका टिप्पणी करेगा तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? हंसेंगे इसलिए कि गांव में एक कहावत होती है, गांव में लोग कहते हैं ना कि अगर आपकी कुंडली में लिखा हो जेल जाना तो आप जाके एक दिन जेल में भोजन कर लीजिए, ऐसा पंडित बताते हैं, तो आप जेल नहीं जाएंगे। ये हमारे धर्म में होता है, हिंदू धर्म में होता है। लेकिन राहुल गांधी जी के धर्म में, जॉर्ज सोरोस के धर्म में दूसरा होता है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी जी के धर्म में होता है कि अपनी बात आप दूसरे पे कह दीजिए तो हो सकता है बच जाए। हो सकता है इसी नाते राहुल गांधी जी इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म को तो मानते। राहुल गांधी जी ये बयान इसलिए दिए कि हो सकता है बार बार हमको जाना पड़ रहा है, जेल में जाना पड़ रहा है, कचहरी में जाना पड़ रहा है, कटघरे में जाना पड़ रहा है और बार बार माफी मांगना पड़ रहा है। भाई 8 बार तो माफी मांग चुके, तो ये जेल बेल मेल का खेल बंद हो जाए, इसलिए जॉर्ज सोरोस से ये सगुफा लेकर आए कि हम दूसरे पे आरोप लगा देंगे तो बच जाएंगे। अब तीसरी बात पे एक बात का जवाब जरूर जोड़िएगा, ये जोड़िएगा जो ऋषि शंकर मिश्रा जी ने कहा कि आप लोग भी तो कहते हैं 50 करोड़ की कितनी गर्लफ्रेंड, तो ये वो बयान इसलिए तू तड़ाक करके भागेगा करेगा कर रहे हैं गा कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? देखिए हम लोगों को इसलिए दिक्कत नहीं है जो अपने माता पिता को, जो अपने गुरु को, जो अपने गार्जियन को, जो अपने चुने हुए देश के प्रधानमंत्री के हाथ से कोई चीज लेकर फाड़ देता है उसके साथ
अनाप शनाप बातें करता है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो पार्टी जो है वो पता नहीं कौन सा धोती कुर्ते वाली खेल खेलती है, सीताराम जी वाला कहानी सुने ही होंगे, और बहुत सारे लोगों का सुने। इस समय के भी जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं वो आप सुने ही होंगे। तो हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, संस्कार इनका भ्रष्टाचार है जैसा ऋषि जी ने कहा। तो ये भ्रष्टाचार और संस्कार इसलिए आया कि ये भारत की पार्टी नहीं है, भारत की संस्कृति की पार्टी नहीं है। लिखित तौर पर अगर किसी से पूछिए कि भाई कांग्रेस का जन्म कब हुआ, किसने कांग्रेस को जन्म दिया, कौन कांग्रेस का जन्मदाता है, और कांग्रेस के जन्म के बाद कांग्रेस के बहुत सारे पदाधिकारी कौन रहे, तो अंग्रेज रहे। तो अंग्रेजों की पार्टी भारत की संस्कृति को नहीं अपनाएगी। अब मैं आता हूं, निश्चित तौर पे आप पे बहुत सारे आरोप लगे, आपके बहुत सारे नेता जेल में गए, उसके नाते आप किन किन नेताओं को देखिए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, लेकिन बेल पर रहना अलग बात है। आज तक भरी नहीं हो पाए, तो जो व्यक्ति भरी ही नहीं हो पाया, जो व्यक्ति आधा जेल में है, जो बेल में है, अगर दूसरे पे कहेगा तो देश की जनता हंसेगी नहीं। और राहुल गांधी जी की इन्हीं करतूतों के नाते, भाई मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, उनका पता नहीं उपनाम क्या है, राहुल गांधी जी की इन्हीं करतूतों के नाते लोग हंसते हैं कि भैया जब आपकी पार्टी में कोई रहता है तो आप कहते कि नहीं ये साफ है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, हमारे गृह मंत्री जी ने आरोप लगाया, उस समय का बयान जरूर पूछिएगा कि उन्होंने क्या कहा। ये लोग कहे कि हमारी पार्टी बिल्कुल पाक साफ है, हमारे नेता बिल्कुल पाक साफ है। अगर आपके नेता पाक साफ है तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ठीक है, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, लौटता हूं आप दोनों, ऋषि शंकर जी लौटता हूं जरा रामकृपाल सर के पास। रामकृपाल सर, एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, ये हेमंता बिस्वा शर्मा पर ये स्पेशल अटैक क्यों सर? क्या इस रामकृपाल सर आवाज आ रही है? आपकी थोड़ी आवाज धीमी आ रही है। अच्छा, धीमी आ रही है, ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, थोड़ा तेज बोल रहा हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि हेमंता बिस्वा शर्मा पर ये स्पेशल अटैक क्यों? क्या कोई पैगाम किसी खास कम्युनिटी को कोई पैगाम देने की बात है क्या? क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा इन दिनों क्या काम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो हम सब जानते हैं। तो हेमंता बिस्वा शर्मा पर ये इतना तगड़ा अटैक क्यों कि गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे? क्या ये पैगाम कहीं और देने की बात हो रही है, जिस तरह का पैगाम पश्चिम बंगाल में भी दिया जाता है? बिल्कुल निश्चित रूप से लालचंद जी, बिल्कुल आपका इशारा जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और जो लोग कल तक इस बात का शोर मचा रहे थे महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद कि बहुत सारे फर्जी नाम जोड़े गए हैं तमाम लोग, और जब इलेक्शन कमीशन अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है, तो खैर अब तो मामला कोर्ट में है और 28 तारीख को आएगा, लेकिन एक बेसिक संविधान, उसमें सीधी बात है, जो लोग कल तक विपक्ष के लोग कह रहे थे तमाम फर्जी वोटर हैं, और यही ममता बनर्जी जी एक जमाने में बाकायदा पार्लियामेंट में अध्यक्ष के कुर्सी तक चली गई थी और फाड़ के फेंक दिया उन्होंने कि तमाम बंगाल में घुसपैठी आए हैं, उनको निकाल के बाहर किया जाए। तो सवाल आज की तारीख में जब चुनाव आयोग कहता है कि हमको जो जिम्मेदारी संविधान ने दी है, उसमें पहला शब्द ही है कि भारतीय नागरिक को वयस्क है उसको मताधिकार के लिए आप जारी करेंगे, बेशक, है ना, और समय समय पर इसका पुनरीक्षण करेंगे कि कहीं कोई गंदगी तो नहीं घुसाई है, कोई फर्जी नहीं है, किसी की डेथ हो गई है, कोई डुप्लीकेट हो गया है जी। जब ये काम बिहार में शुरू हुआ तो बंगाल और असम में भी कान खड़े हो गए हैं लोगों। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जो जिस तरह से अब उसको क्या है, ममता जी भाषा का रूप दे रही हैं कि बंगाली बोलने वालों को, भाई ऐसे देखिए ये सब चीजें जो है ना दाएं बाएं चलना है जी। संविधान के अनुसार जो नागरिक होगा उसी को मतदान करने का अधिकार है, बिल्कुल। और अगर ये पहचान हो रही है तो इस पहचान करने का तो विरोध नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, किसी जेन्युइन का अगर नाम कट गया है तब अलग बात है। रही जो शर्मा के लिए जो इतनी बातें हैं, आप देखिए उन्होंने असम में वो खुल करके चुकी है, साहस के साथ बहुत सारी बातें जो लोग राजनीति में नहीं कर पाते हैं वो कह देते हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे माइनॉरिटी वोट तभी कांग्रेस के साथ रह पाएगा जब कोई एक बंदा आक्रामक होकर के ऐसे लोगों पर, हेमंत बिस्वा शर्मा पर या योगी आदित्यनाथ पर
जब बिल्कुल हमलावर होगा तो उनको लगता है कि वो जो माइनॉरिटी वोट है, अपीजमेंट का मामला जो कर्नाटक के पिछले इलेक्शन में एक तरह से वो कांग्रेस के साथ आया था जी, उसको बाकी क्षेत्रीय पार्टियां न ले जाएं अपने साथ, उसको बचाने की एक यानी कि कोशिश। आजमाए हुए नुस्खे से फायदा उठाना चाहते हैं। एसएन सिंह जी को जोड़ना चाहते हैं, फिर ऋषि शंकर मिश्रा। रामकृपाल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए जरूर आ रहा हूं, बस तुरंत ये जानते टाइम है, अभी टाइम है, मैं आ रहा हूं ऋषि जी। रामकृपाल जी ने जो कहा उसी को लेकर ऋषि जी कह रहा हूं, ये डाइवर्ट और डाइवर्जन का खेल है। जिस तरह से छांगुर मियां जो है ना वो डाइवर्ट करने का कार्य कर रहा है, उसी तरह डाइवर्जन करने का कार्य कर रहे हैं। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो वास्तविक नहीं है वो क्यों वोट डालेगा? पूरी देश और दुनिया में बहुत सारे लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, उनका नाम कट जाता है, जो आते हैं उनका जुड़ जाता है। लेकिन छांगुर बाबा पे कोई सवाल ना पूछे कि ये छांगुर मियां जो जलालुद्दीन है वो धर्मांतरण करा रहा था, तो राहुल गांधी जी को सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा, ढूंढ रहे हैं लोग, पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी कहां है, राहुल गांधी जी कहां है। राहुल गांधी जी तो हर विषय पे बोलते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश में भी बोलते हैं, देश में वो राहुल गांधी जी बोल नहीं रहे हैं। तो इसीलिए रामकृपाल जी ने कहा कि ये डाइवर्ट और डाइवर्जन का खेल है। राहुल गांधी जी विषयों को विषयांतर करने के लिए ये डाइवर्जन कर। ठीक, ऋषि शंकर मिश्रा जी बताइए, क्या ये बातें दो चीजों से जुड़ती हैं जाकर के कि हिमंता बिस्वा शर्मा को पर अटैक करके किसी दूसरे एक खास वर्ग को पैगाम देना है, और दूसरी बात ये कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से खलबली है जिसकी वजह से इस तरह के आक्रामक बयान आ रहे हैं? अब देखिए, वोटों को शुद्धिकरण से इतनी खलबली है कि एक देश के जाने माने पत्रकार पे एफआईआर कर दिया गया, और उनकी गलती यही थी कि जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन जो जारी किया गया है, भारत के कानून में लिखा है क्या कि जो बहुत बड़ा पत्रकार होगा वो कुछ भी करेगा? भारत के कानून में लिखा हुआ है क्या कि कोई राजा का लड़का होगा उसके लिए अलग कानून है और दूसरे के लिए अलग कानून? ऐसा है क्या? जो गलत करेगा उसमें आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा गया, क्या राहुल गांधी, रुक जाए पूछ लीजिए, क्या राहुल गांधी जी भारत में है? हर विषयों पर बोलने वाले राहुल गांधी जी छांगुर, ठीक है, छांगुर वाले मुद्दे पर मैं आऊंगा, छांगुर वाले मुद्दे पर आऊंगा, मुझे इस पर रहने दीजिए अभी। हाँ, ऋषि शंकर मिश्रा जी कीजिए, कंप्लीट कीजिए। अब जी आप ये बोल लिए तो मैं फ्रेम आ जाता हूं। नहीं, बिल्कुल कीजिए, कंप्लीट कीजिए ना। बिल्कुल, देखिए चुनाव, देखिए एसआईआर का कोई विरोध नहीं कर रहा है, विरोध तो टीडीपी कर रहे हैं। इनके एनडीए के जो महत्वपूर्ण घटक दल हैं, बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी ने टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है, उपेंद्र कुशवाहा ने टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है, और अजीत अंजुम की यही गलती थी कि उन्होंने जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी किया है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं फॉलो किया जा रहा है। उस फुटेज को लेकर इन पे एफआईआर किया गया है। अगर गलत एफआईआर है तो अदालत है ना सर? यार मतलब क्यों हम कह रहे गलत एफआईआर क्यों? जो नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये आप कह सकते हैं कि गलत एफआईआर, जिन्होंने किया या करवाया वो कह रहे हैं कि सही एफआईआर किया है। आप जो कह रहे हैं, अरे आप अपने मत को बता नहीं पा रहे हैं कि क्या सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। आप अपने मत को ऋषि जी बताइए ना कि वोटों के पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है, सही है कि गलत बता दीजिए। एसएन सिंह जी रुक जाइए, आप इनसे पूछिए। वो दोनों चीजें मैंने पूछ ली, दोनों चीजें पूछ ली। हाँ बोलिए। जहां तक असम सरकार पे लगे भ्रष्टाचार का मामला है, तो विपक्षी पार्टियों का ये जिम्मेवारी है कि यदि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, जो उनको दायित्व दिया गया है, उस दायित्व को निर्वहन करने में सफल नहीं है, उनके पत्नी या उनके बेटे पे गंभीर आरोप है, तो चले जाइए अदालत। चाहिए। अच्छा, खाद घोटाले वाले, हाँ चले जाइए ना अदालत, आदर्श घोटाले वाले, 2G घोटाले वाले, जीजाजी घोटाले वाले, वहां पर वो बातें रख दीजिए ले जाकर। जानते हैं क्या है, जो व्यक्ति जैसा किया रहता है ना लालचंद जी, अगर किसी को बुखार हुआ रहता है तो जब भी आप कहेंगे ना कि देखिए दूसरे को बुखार तो नहीं है ना, वो कहेगा हाँ उसको भी बुखार है। आप आजादी के इतिहास के बाद कांग्रेस सरकार जब से बनी और आज तक देख लीजिए, इनकी सरकार बनी भी भ्रष्टाचार से और गई भी भ्रष्टाचार से। आदर्श घोटाला किसके समय में हुआ? हर्षद मेहता घोटाला किसके समय में हुआ? जीप घोटाला किसके समय में हुआ? खादान घोटाला किसके समय में हुआ? खान घोटाला किसके समय में हुआ? 2G घोटाला किसके समय में हुआ? होता क्या है कि घोटाला रात दिन घोटाला करते करते भ्रष्टाचार करते दिन बंगारू लक्ष्मण गिनिएगा, अगर बंगारू लक्ष्मण गिनिएगा तो एलआईसी घोटाला, जीप घोटाला से लेकर के पता नहीं क्या क्या घोटाला आ जाएगा, खाद घोटाला, चीनी घोटाला, दवा घोटाला, लंबी सीरीज है, लंबी सीरीज है। आज घोटाले पर बात हम नहीं कर रहे हैं, लंबी सीरीज है, घोटाले पर बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग
आप लोग ये बात उठाते हैं, कभी कभार बोलते हैं, नैरेटिव बनाते हैं, फेक नैरेटिव कि घोषित इमरजेंसी है, और अभी से आप धमकी दे रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आ गई तो पत्रकार को जेल में डाल देंगे, नेता को जेल में डाल देंगे। ये नैरेटिव बना रहे हैं रामकृपाल सर। ऐसे में ये नैरेटिव कि ऐसे तो एक तरफ ये कहेंगे संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, अघोषित इमरजेंसी, और दूसरी तरफ लिबर्टी देखिए कि इस पत्रकार को पकड़ के जेल में डाल देंगे, आने तो दो, इस नेता को पकड़ के जेल में डाल देंगे, जरा आने तो दो हमें। देखिए, मैं अभी हेमंत विश्व शर्मा पर एक बात कहना चाहता हूं। ऋषि जी ने कहा कि हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्ट हैं, और राहुल जी ने भी कहा है कि उन पर भ्रष्टाचार है। लेकिन ऋषि जी ने यह भी कहा कि इसी भ्रष्ट आदमी को बीजेपी ने अपना लिया। इसका मतलब है कि वो भ्रष्ट कांग्रेस में रहते हुए भी थे, और अगर आपको ये मालूम था तो फिर तो आपको ही कार्रवाई करनी चाहिए थी हेमंत जी को जेल भेजने की। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जेल न तो कांग्रेस पार्टी या सरकार किसी को भेजती है, न बीजेपी या बीजेपी सरकार किसी को जेल भेजती है। जेल तो अदालत भेजती है। तो वही मैं कह अगर रहा था, किसी ने कोई पाप किया है तो आप वही मैं कह रहा था कि जेल तो अदालत भेजती है। जाइए, वहां फैक्ट्स रखिए। जैसे विपक्षी पार्टियों के नेताओं के विरुद्ध आप ईडी सीबीआई लगा देते हैं, हेमंत विश्व शर्मा के विरुद्ध। याद है मुलायम सिंह जी का बयान, मुलायम सिंह जी का बयान याद है, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का बयान तो करवाइए। हाँ? रामकृपाल जी ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ एक एक लाइन। ऋषि जी कुछ भी हो, ऋषि जी कुछ भी हो, इस तरह की खुली धमकी देना, जेल भेज दूंगा, देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करना, ये गलत है, गलत है, इसको मानिए, देश के प्रधानमंत्री इसको मानिए, ये गलत है। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने संसद में कहा, और मैं आज आपके जिम्मेदार चैनल पर कहता हूं, ऋषि शंकर जी, देश की सरकार नहीं है कि दोबारा इमरजेंसी लग जाएगा। आप एक जिम्मेदार आदमी है, मानिए इस बात को, गलत है, ये नहीं करना चाहिए ऐसे। जनता ने तय कर लिया है कि इमरजेंसी लगाने वाली सरकार को कभी नहीं सुनेगी। इसलिए ऋषि जी ये ख्याली ठीक है, लेकिन इतनी धमकी तो वो दे रहे हैं, एसएन सिंह जी इतनी धमकी दे रहे हैं कि जब भी आऊंगा करूंगा, ये तो धमकी दे रहे हैं, खुली धमकी, पत्रकारों को भी, नेताओं को भी। देखिए क्या होता है, व्यवहार परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, देश की जनता सब कुछ देख रही है। फिलहाल समय की कमी है, फिलहाल समय की कमी है। एसएन सिंह जी शुक्रिया, ऋषि शंकर मिश्रा जी शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में सर, लेकिन रामकृपाल सर आप रहिएगा, थोड़ा सा रहिएगा, थोड़ी और बात आपसे करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी की इतिहास के पुस्तकों में जो कुछ बदलाव है उसको लेकर जबरदस्त खलबली है। थोड़ी सी बात